कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आपका स्वागत है पंकज स्टडी सेंटर पर। मैं संतोष आपका स्वागत करता हूं। ठीक है। आज हम लोग एक विशेष मुद्दा पर बात करने जा रहे हैं, क्रैश कोर्स पर। जो ये समय बचा है आपका बिहार बोर्ड के लिए, जितने दिन भी, यानी फरवरी के फर्स्ट वीक में एग्जाम होता है, जैसे कि 12 या 13 14 15 को आपका एग्जाम चालू होगा। उससे पहले जो इतना दिन जो बचा है उसमें हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो पंकज स्टडी सेंटर पर जो ऐप है उस पर हम क्रैश कोर्स लेकर आए हैं, और क्रैश कोर्स मात्र आपको 249 रुपये में मिल जाएगा हमारा क्रैश कोर्स। और उस क्रैश कोर्स की खासियत होगी कि आपको पीपीटी के माध्यम से और पीडीएम के माध्यम से सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन किया जाएगा, जो उससे बाहर का क्वेश्चन एक भी नहीं आने वाला है एग्जाम में। आपका एग्जाम में डायरेक्ट हिंट करेगा यहाँ से। ठीक है। आज बोलने में थोड़ी तकलीफ होगी क्योंकि तबीयत थोड़ा नासाज है। ठीक है। तो आप जो है यहाँ हम देख पा रहे होइएगा, बिहार बोर्ड हिस्ट्री चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद क्रैश कोर्स। और ये वीडियो हम यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं और एप्लीकेशन पर भी देख सकते हैं। तो ये फ्री वीडियो जाएगा जो यूट्यूब पे रहेगा, और वहाँ से आप क्रैश कोर्स को परचेज करिएगा। मात्र 249 रुपये में मिलेगा। उसमें क्या क्या मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से, और इससे आप समझ पाइएगा कि कैसे हम ऑब्जेक्टिव करवाएंगे और कैसे हम सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे आपको। ठीक है। तो आप क्रैश कोर्स अगर परचेज करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या पंकज स्टडी सेंटर नाम का ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है। चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं इसको। और शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि एक बार फिर बोल रहे हैं कि ये क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, और आप इस क्लास को देख सकते हैं। अब हम आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन एक है कि सन 1870 में फ्रांस और परसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। ठीक है। आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन जो है 2015 में पूछा गया है। तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा ना गया हो और आगे पूछा ना जाए। ठीक है। तो सन 1870 में फ्रांस और परसा के बीच जो युद्ध हुआ था वो कहाँ युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन ए सेडान, यानी सन 1870 में फ्रांस और परसा के बीच जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था, सेडान में युद्ध हुआ था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, यानी जर्मनी किस युद्ध के बाद एक हो गया। जो टुकड़े टुकड़े में बटा होता है उसको हम बिखराव कहते हैं, और जब एक हो जाए उसको यानी राज्य जो है एकीकरण के रूप में जाना जाता है। जब सारे मतलब टुकड़े टुकड़े जैसे गांव गुरबा या जिला मुख्यालय ये सब जब टुकड़ों टुकड़ों में बटा रहे, जब इकट्ठा कर दे उसको एकीकरण कहते हैं। तो ये जर्मनी का जो एकीकरण हुआ है वो किस युद्ध के बाद हुआ है। तो ऑप्शन ए है क्रीमिया का युद्ध, ऑप्शन बी है सेडोवा का युद्ध, ऑप्शन सी है परसा डेनमार्क का युद्ध, और ऑप्शन डी है सेडान का युद्ध। तो आंसर कौन होगा, सेडान के युद्ध। सेडान का युद्ध यानी किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ है, तो सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ है। अगला है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है तुर्की, ऑप्शन बी है इटली, सी इंग्लैंड और डी फ्रांस। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है। ठीक है। यूरोप का मरीज कौन है, तुर्की, क्योंकि तुर्की कौन से महादेश में है, यूरोप महादेश में है। ठीक है। तो यूरोप का जो है मरीज कहा जाता है तुर्की को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 4 नंबर की, यंग यूरोप के संस्थापक कौन था। यंग यूरोप के संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए है मेजनी, बी है गैरीवाल्डी, सी है विक्टर एनामुल और डी है मुसोलिनी। तो आपका जो आंसर क्या होगा, आप जानते हैं इसका आंसर क्या होगा, मेजनी होगा। यंग यूरोप के संस्थापक कौन है, मेजनी है। ठीक। अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान कौन थे, शासक थे कहाँ के। यहाँ पे कहाँ का शासक थे। और ये देखिए ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, मतलब ये मिसप्रिंट कर दिया है। ये क्वेश्चन बैंक 2008 या 2019 का क्वेश्चन, ये सॉरी 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है। टीपू सुल्तान शासक थे मैसूर, शिमला, कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहाँ है, मैसूर के शासक थे। मैसूर कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। मैसूर जो जगह है वो कहाँ है साथियों, मैसूर जगह जो है कर्नाटक में है। ठीक है। और कर्नाटक की जो राजधानी है वो कहाँ है, बंगलुरु है। ठीक है। पहले बंगलौर हुआ करता था, अब है बंगलुरु। और बंगलुरु को हम सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं, सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं। बंगलौर को हम लोग किस सिटी के नाम से जानते हैं, सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है। और बंगलौर में ही इसरो का मुख्यालय है, इसरो। ठीक है। आप चंद्रयान पर जो आपका अंतरिक्ष यान जाता है उसका निर्माण मतलब इसरो से ही संस्थापित, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो है साथियों 15 अगस्त 1969
9 में हुआ है। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन के माध्यम से आप क्या कितने क्वेश्चन जान गए आप देख सकते हैं। टीपू सुल्तान शासक थे कहाँ के? मैसूर के। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, और बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। मोबाइल में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। ठीक है, और यहीं पे है इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना आपको सिर्फ याद रखना है 15 अगस्त 1969 को हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही था, किसान था, जमींदार था, नाविक था? तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था, यानी नाव चलाता था। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सब। फ्रैंकफर्ट की संधि 1863, 1864, 1871, 1872। तो आप इसका आंसर जानते होइएगा, नहीं जानते हैं तो क्या आंसर है? 1871 फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि 1871 में कौन सी संधि हुई है? अब यही क्वेश्चन जो है उसी क्वेश्चन का क्या है, रिपीटेशन आ गया है, यानी रिपीट है उसी क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन था कि फ्रैंकफर्ट की संधि हुई कब थी? तो 1871 में। अब अगला क्वेश्चन है कि 1871 में कौन सी संधि हुई? तो अब इसको बताने की जरूरत है क्या? फ्रैंकफर्ट की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति जो हुई फ्रांस में किस प्रकार के शासन स्थापित हुए? ऑप्शन ए है संघीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन बी है संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन सी है गणतंत्र, और ऑप्शन डी है अधिनायकवाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गणराज्य। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो गणराज्य हुआ। ठीक है, गण मतलब होता है लोग, और राज मतलब उसमें राज करना या उस पर शासन करना। तो गणराज्य का मतलब होता है जहां लोगों का शासन हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन सा उत्तरदायी था? काउंट काबुर था, गैरीवाल्डी था, बिस्मार्क था, मेजनी था? तो कौन था? गैरीवाल्डी। जर्मनी का एकीकरण के लिए उत्तरदायी था गैरीवाल्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क, मेजनी, काबूल या गैरीवाल्डी? बताइए सही से आंसर। तो इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? यानी इटली और जर्मनी का जो एकीकरण होना चाहता था उसको होने के विरुद्ध था, वो कौन सा देश था? इंग्लैंड था, रूस था, ऑस्ट्रिया था, या परसा था? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। देखिए, एक ऑस्ट्रेलिया है दोस्त साथियों, क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और ये क्या है? ऑस्ट्रिया है। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? केनबरा है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? केनबरा है। तो आप सही से इस क्वेश्चन को इस्तेमाल करिए और सही से जवाब दीजिए कि ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ? वियना। कंफ्यूज नहीं होना है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी केनबरा है। इंग्लैंड की राजधानी मॉस्को है। ठीक है, इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है? मॉस्को है। सॉरी सॉरी सॉरी, रूस की राजधानी है मॉस्को, इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। कहाँ है? लंदन। क्लियर है? इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, रूस की राजधानी है मॉस्को, और एक ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी केनबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? ऑप्शन ए है मेजनी, ऑप्शन बी है गैरीवाल्डी, ऑप्शन सी है लेनिन, ऑप्शन डी है बिस्मार्क। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिस्मार्क। यानी जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस पर? रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1871। फ्रैंकफर्ट की संधि देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 2020 के एनुअल में 2021 में पूछा है, लगातार 2 साल पूछा है। ठीक है साथियों, तो अब कह रहे हैं कि जलवेरीन संबंधित था क्रांतिकारियों से, व्यापारियों से, विद्वानों से, या पादरियों से? आप सही से इसका जवाब दे पाइएगा। इसका सही आंसर जलवेरीन संबंधित है व्यापारियों से। किससे संबंधित है? व्यापारियों से संबंधित है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और आप जुड़ना चाहते हैं हमारे क्रैश कोर्स से तो पंकज स्टडी सेंटर पर क्रैश कोर्स चल रहा है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेनेवा की संधि कब हुई थी? 1954, यानी 1954, 1952, 1950 और 1985। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? जेनेवा की संधि हुई थी 1954 में। कहाँ हुई थी? 1954 में। जेनेवा किस देश में है? स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। कहाँ है? बर्न। ठीक है, याद रखिएगा इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काउंट काबूर को विक्टर एनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को विक्टर एनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति, फ्रांस के राजदूत, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के पद पर काउंट काबूर को विक्टर एनुअल ने काउंट काबूर को नियुक्त किया था। ये क्वेश्चन समझ में आ पाइएगा। काउंट काबूर को विक्टर एनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, मतलब कहाँ उस पद को उस पर मतलब किस व्यक्ति को बैठाया था काउंट काबूर को? तो प्रधानमंत्री के पद पर बैठाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? ठीक है, वियना सम्मेलन अभी ये बताए थे कि वियना किसकी राजधानी है आप लोग, तो वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की है। किसकी है? ऑस्ट्रिया की। वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की है। तो वियना जो सम्मेलन हुआ वो कब हुआ है? ए में 1815, बी में 1848, सी में 1870 और डी में 1871। 2020 में पूछा है, 2022 में पूछा है। एनुअल मतलब एनुअल एग्जाम जो आपका दीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1815, यानी वियना सम्मेलन हुआ है कब? 1815 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किसके योगदान से, मिसप्रिंट है क्वेश्चन ये, ठीक है, ये मिसप्रिंट क्वेश्चन है। अब इसका मतलब क्या क्वेश्चन है उसका ये इसमें नहीं दिया गया है, ये मिसप्रिंट हो गया है साथियों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। उससे इसमें क्या होना चाहिए? मेजनी, वेक्टर एनुअल और काउंट काबूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन मतलब समाप्त किसने किया था? गैरीबाल्डी, मेजनी, बिस्मार्क या नेपोलियन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिस्मार्क। और आपसे क्वेश्चन है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? बहुत बार बताया है आप लोग, थोड़ा हमको भी बताइए आप लोग, भारत का बिस्मार्क किसको कहते हैं? ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर को लिख दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय या बिस्मार्क? इसका सही आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, सॉरी, ठीक है, तबीयत थोड़ा खराब है, सॉरी आप लोगों से। जर्मन राइन जो है राज्य का निर्माण किसने किया था? और देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा है, 2014, 2016, 2022, 2023 और अगला हम इसमें ऐड कर देते हैं 2025 जो पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग ये नहीं समझिए कि क्वेश्चन आउट हो रहा है, हम अपने अनुमान से बोल रहे हैं कि 2025 में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है नेपोलियन बोनापार्ट से कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आप लोग इसका सही आंसर जवाब दीजिए, अगर नहीं पता तो हम बता रहे हैं आपको। ये गुप्त वंश के शासक हुए समुद्रगुप्त, ठीक है। गुप्त वंश के शासक हुए कौन? समुद्रगुप्त, ठीक है। उन्होंने ही उनको भी क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। और नेपोलियन बोनापार्ट जो अपने कार्यकाल में कभी भी एक युद्ध भी नहीं हारे और समुद्रगुप्त भी एक युद्ध नहीं हारा, इसीलिए उनको नेपोलियन बोनापार्ट की उपाधि दी गई। किसको? समुद्रगुप्त को, गुप्त वंश के शासक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? ठीक है, किस सम्मेलन में जर्मनी की जो क्षतिपूर्ति राशि हुआ करती थी उसको कम के आंक दिया गया था? क्वेटो सम्मेलन, वियना सम्मेलन, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन या लैसेने सम्मेलन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लैसेने सम्मेलन, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिगेल किस देश का दार्शनिक था? हिगेल नामक व्यक्ति जो है किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस, इटली, जर्मनी या ऑस्ट्रिया? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। 2023 में ये क्वेश्चन क्या किया गया है? पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। हिगेल किस देश का दार्शनिक था? जर्मनी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था वियना कांग्रेस का? गणराज्यों को पुनर्स्थापित करना, लोकतंत्रों को पुनर्स्थापित करना, राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना या इनमें से कोई नहीं? तो वियना कांग्रेस का जो मुख्य उद्देश्य हुआ करता था क्या था? राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना, ठीक है। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फ्रांसीसी क्रांति और एक है रूसी क्रांति। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि रूसी क्रांति कब हुई थी?
कब हुई थी रूसी क्रांति? तो आप जानते ही हैं कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई है। तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए क्या रूसी क्रांति कब हुई, उसे हम बता देते हैं 1917 में हुआ था, 1917 में हुआ था रूसी क्रांति। ठीक है, तो नोट करते चलना है आपको कॉपी में, अपने कॉपी में क्या करिए नोट करते चलिए, जो ये फैक्ट बता रहे हैं उसको नोट कर लेना और उसको एग्जाम के टाइम में एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे से एग्जाम दे पाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, डाइट या जालवेरीन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोनरी। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? किस संगठन से था? कार्बोनरी, ये सॉरी क्या है था? कार्बोनरी, सही है एकदम। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था इटली, जर्मनी, रूस या ग्रेट ब्रिटेन? तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। ठीक है, जर्मनी में राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जो है जेना विश्वविद्यालय है वो कहाँ है? जर्मनी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोसूत का संबंध किस देश से है? कोसूत, ठीक है, कोसूत का संबंध किस देश से है? क्वेश्चन पूछा हुआ, देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है और इसका हम लोग जो है जवाब दे पा रहे हैं। ठीक है, तो कोसूत का संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रिया से है, बी यूनान से है, सी पोलैंड से है, डी हंगरी से है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हंगरी से है। ठीक है, कहाँ से है? डी हंगरी से है कोसूत का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है, पुर्तगाल को कहा जाता है, इंग्लैंड को कहा जाता है, पोलैंड को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। यूरोपियन सभ्यता का जो है पालना किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? इसका सही जवाब दीजिए। 1854, 1864, 1874 या 1884? ठीक है, इसका आप लोग सही जवाब दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1864। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1864। ठीक है, आगे आते हैं। आगे है कि अगला क्वेश्चन क्या है? 31, इटली का एकीकरण कब हुआ? 1861, 1871, 1720 या 1817? तो आप जानते हैं इटली का एकीकरण कब हुआ है? 1871 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुई फिलिप किस देश का शासक था? जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया या इटली? तो इसका सही जवाब क्या होगा? फ्रांस का था। लुई फिलिप किस देश का यात्री था? फ्रांस का था। और फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। कहाँ है फ्रांस की राजधानी? पेरिस है। और पेरिस किस नदी के किनारे है साथियों? तो पेरिस है सीन नदी के किनारे। सीन नदी, कौन नदी है? सीन नदी। ठीक है, सीन नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? देखिए जब जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जब हुआ, कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध जब 1914 से 18 तक चला था, यानी 1914 से 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। इसमें दुनिया ना दो राष्ट्रों में, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र, ठीक है, कौन है? धुरी राष्ट्र में बट गई थी। एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र बट गई थी, दो राष्ट्र में बटा हुआ था। यानी मित्र राष्ट्र मतलब उसके समीप में कोई कोई देश थे। जैसे यहाँ क्वेश्चन है कि मित्र राष्ट्र में कौन शामिल नहीं था, तो मित्र राष्ट्र में जर्मनी शामिल नहीं था, जो कि ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ये शामिल था, ये शामिल नहीं था। ठीक है, कौन शामिल नहीं था? मित्र राष्ट्र में जर्मनी जो है शामिल नहीं था, यानी ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जो है मित्र राष्ट्र में शामिल था, जबकि जर्मनी कौन सा था? धुरी राष्ट्र में शामिल था। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है कि बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोहेमिया जो है किस देश के अधीन था? तो क्वेश्चन कह रहा है बोहेमिया किस देश के अधीन था? ऑस्ट्रिया, यूनान, तुर्की या पोलैंड? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया। बता दिए हैं, ऑस्ट्रिया की राजधानी बता दी है, डिस्कस कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था? इटली का, इंग्लैंड का, जर्मनी का या पोलैंड का? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी का। यानी 1871 में जो है विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था? जर्मनी का बना था। ठीक, लुई 16वां को फांसी कब दे दी गई थी? तो लुई 16वां को जो फांसी दे दी गई थी 1748, 1793, 1798 या 1854? तो लुई 16वां को जो फांसी दे दी गई है वो 1793 को दी गई है। लुई 16वां को फांसी कब हुई है? 1793।
आगे है पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण कर दिया? 2024 में पूछा गया है। फ्रांस ने, जापान ने, वियतनाम ने या भारत ने? आपको लग रहा होगा कि हम तेज तेज करवा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव है इसलिए हम तेज कर रहे हैं, इसके बाद सब्जेक्टिव आ जाएगा, आप लोग जवाब दे सकते हैं इसका। ठीक है, पोट्सडम की घोषणा के बाद आत्मसमर्पण कब किया है? तो ये क्या किया है? जापान। क्रैश कोर्स का नाम ही है फास्ट करना, जो इतने दिनों से छूटा है उसका एक ही वीडियो में आपका कवर करने का मादा रखिए आप, और एक ही वीडियो में सब पढ़िए, क्योंकि आप अगर अभी से ही सफल होना चाहते हैं, अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं, तो क्रैश कोर्स जरूरी है और इसको फास्ट करना होगा आपको। ठीक है, और पढ़ना होगा, दिक्कत की बात कहीं से नहीं है। आगे है सार्डिनिया का राजा कौन था? तो सार्डिनिया का राजा कौन था? विक्टर एनुमल था, नेपोलियन था, चार्ल्स दसम था, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन था? सार्डिनिया का राजा कौन था? विक्टर एनुमल था। कौन था? विक्टर एनुमल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? अगला क्वेश्चन क्या है? इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? मेजनी, काबूर, गैरीबाल्डी या इनमें से सभी? तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक था। ठीक है, अब देखिए यहां से हमारा ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया है। उससे पहले हम बता देते हैं कि आपके एग्जाम में पूछेगा क्या, यानी एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान में आपका पूछेगा क्या क्या। तो देखिए साथियों, आपको पता होगा जैसे कि ऑब्जेक्टिव हमको कितना नंबर के पूछते हैं? 100 नंबर का, जिसमें से जवाब केवल मात्र और मात्र हमको कितना नंबर का देना है? 50 नंबर का। ठीक है, पूछेगा तो हमसे कितना नंबर? वो 100 नंबर, लेकिन हमको जवाब देना है कितना? 50 नंबर। तो अलग अलग चैप्टर का अलग अलग, जैसे ये फर्स्ट चैप्टर का हम करवा रहे हैं, सेकंड चैप्टर का भी करवाएंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ ऑब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव का बात क्या है? तो सब्जेक्टिव एक लघु उत्तरीय होता है और एक दीर्घ उत्तरीय होता है। ठीक है, लघु उत्तरीय होता है और एक क्या होता है? दीर्घ उत्तरीय होता है। तो लघु उत्तरीय में संभवतः ये सॉरी एसएसटी है ना, ये गलत है। एसएसटी में 100 नहीं पूछा जाएगा साथियों, एसएसटी में आपको 100 नहीं पूछेगा, एसएसटी में 80 पूछेगा। कितना? एसएसटी में आपको कितना पूछेगा? 80 पूछेगा। एसएसटी में 80 नंबर ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसमें से कितना का जवाब देना है आपको? 40 का जवाब देना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव। अब आपको लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय की बात आई, तो लघु उत्तरीय जो छोटा क्वेश्चन है वो आपको 2-2 नंबर का पूछा जाएगा। आई थिंक ये जो है ठीक 15 दूना 30, यानी कि कहने का मतलब है कि 15 नंबर या 30 नंबर 70 नंबर, और ये देगा आपको 12 6 दूना 12, यानी कि 40 और 40, यानी कि 20 नंबर आपका 20 क्वेश्चन पूछेगा, उसमें से 10 को जवाब देना है। तो 20 नंबर आपका क्या पूछेगा? लघु उत्तरीय, और 20 नंबर आपका दीर्घ उत्तरीय। तो 20 और 20 40 और 40 80 और 20 नंबर आपको स्कूल देगी। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कस था कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, 80 नंबर का ऑब्जेक्टिव, जिसमें से कितना का जवाब देना है? मात्र 40 का जवाब देना है। उसके बाद 20 नंबर जो है आपका लघु उत्तरीय पूछेगा, यानी छोटा वाला लघु उत्तरीय 20 नंबर का पूछेगा और दीर्घ उत्तरीय 20 नंबर का। लेकिन 20 गो क्वेश्चन यानी 10 गो क्वेश्चन आप बनाना है तो आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसी प्रकार 5 नंबर का एक पूछा तो 5 का 20 यानी 8 गो क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें से मात्र आपको 4 गो जवाब देना है। और यहाँ से 20 गो क्वेश्चन पूछेगा, उसमें से मात्र 10 गो जवाब देना है। कितने जवाब देना है? 10 को जवाब देना है। क्लियर है? चलिए, तो अब जो है हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, उससे पहले हम समझ चुके हैं। अब आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। और क्वेश्चन सब्जेक्टिव हमारा क्या है? क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान क्या था। ठीक है, 1 मिनट, बैटरी थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट होल्ड रखिएगा। चलिए, ठीक है, तो आपको जवाब आवाज़ जा रही होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान क्या था। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होइएगा क्या है क्वेश्चन। इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मेजनी, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आंसर। मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है, यानी भगवान का से दर्जा दे दिया गया। जैसे पैगंबर मोहम्मद साहब
ठीक है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हुए, और मसीहा यानी भगवान, आप समझ जाइए। तो मेजनी को जो है इटली के एक इनका पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्रवादी की भावना से प्रेरित होकर उसने कार्बोनरी की सदस्यता क्या कर लिया, ग्रहण की। ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने क्या कर लिया, कार्बोनरी की सदस्यता ग्रहण कर ली। वह गणतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा साहित्यकार था। ठीक है, गणतंत्र मतलब जो लोगों का जो शासन होता था उसमें वो विश्वास करते थे, तो गणतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा साहित्यकार था। उसके लेखों में इटली के लोगों का उत्साह और राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई। ठीक है, यानी उन जो लिखते थे उसके अनुसार इटली में जितने भी लोग रहते थे उनमें राष्ट्र की भावना प्रेरित हुई, यानी राष्ट्र से प्रेम हुआ और इटली के लिए एकीकरण के लिए आगे बढ़ा। राष्ट्रीयता की भावना क्या, राष्ट्रीयता मतलब अपने देश से लगाव हो जाना, लगाव की भावना को बढ़ाना। ठीक है, यही राष्ट्रीयता भावना विकसित हुई। 1830 से 31 के विद्रोह में उसने सक्रिय भूमिका निभाई। जब 1830 और 31 में जब विद्रोह हुआ तो उसमें सक्रिय भूमिका किसने निभाई, ये इटली के एकीकरण में कौन निभाए, ये मेजनी साहब। गणतंत्रवादी उद्देश्यों का प्रचार करने के लिए उसने यंग इटली तथा यंग यूरोप का गठन किया। यंग इटली तथा यंग यूरोप का क्या किया, गठन किया। वह ऑस्ट्रिया के प्रभाव में इटली को मुक्त कराना चाहता था, यानी ऑस्ट्रिया के प्रभाव में क्या करना चाहता था, इस ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त कराना चाहते थे, मतलब स्वतंत्र बनाना चाहते थे। ठीक है, 1848 में इटली के एकीकरण का प्रयास किया। कब किया गया, 1848 में इटली के एकीकरण का प्रयास किया, किंतु वह असफल रहा और उसने पलायन करना पड़ा। यानी ये चाहते थे, योगदान था, मतलब करना तो चाहते थे इटली का एकीकरण। जब 1848 में ना हो पाया तो उनको पलायन करना पड़ा। पलायन करना मतलब अपने जगह छोड़ करके दूसरे शहर में चला जाना, यानी अपना देश छोड़ करके दूसरे देश में चला जाना। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि गैरी बाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। ठीक है, गैरी बाल्डी की कार्यों की चर्चा करें। तो इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण गैरी बाल्डी की तलवार ने पूरा किया। यानी पहला चरण असफल हुआ, उसमें कुछ ना कुछ लोग भावना उठे। अब दूसरा चरण जो है, द्वितीय चरण गैरी बाल्डी की तलवार ने क्या किया, पूरा किया। वह युद्ध की नीति में विश्वास करता था, मतलब युद्ध में विश्वास करता था, युद्ध करने में। ठीक है, उसने सशस्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई, मतलब जो हथियार बंद युवक थे, जो मतलब औजार चला सकते थे, उनकी एक टुकड़ी बनाई, मतलब एक संगठन बनाया, मतलब बहुत सारे युवा उसमें जुड़े। ठीक है, बनाई। लाल कुर्ती, ठीक है, क्या है ये, लाल कुर्ती कहलाए। इनकी सहायता से उसने मिसली पर अधिकार कर वहां गणतंत्र की स्थापना की। ठीक है, मिसली यानी लाल कुर्ती कहलाए, इसकी सहायता से उन्होंने मिसली पर अधिकार कर गणतंत्र की क्या की, स्थापना की। वह पोप के राज्य पर भी क्या है ये मिसप्रिंट है। ठीक है, करना चाहते थे, मतलब पोप के राज्य पर भी ये मतलब क्या करते हैं, एकीकरण के लिए अपना अधिकार जमाना चाहते थे, करना चाहता था, परंतु बहुत मिसप्रिंट है, परंतु कावूर ने इसकी अनुमति नहीं दी। अब एक बार और क्वेश्चन इसको देखिए, गैरीबाल्डी की कार्य की चर्चा करें। इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण गैरीबाल्डी की तलवार ने पूरा किया। क्लियर है यहाँ तक। वह युद्ध की नीति में क्या करता था, विश्वास रखता था। उसने सशस्त्र युवकों को एक टुकड़ी बनाई जो लाल कुर्ती कहलाई। इनकी सहायता से उसने मिसली पर अभियान कर पूरा गणतंत्र की क्या कर लिया, स्थापना की। वह पोप के राज्य पर भी अधिकार करना चाहता था, परंतु कावूर ने इसकी अनुमति नहीं दी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजनी कौन था। अब बताइए मेजनी कौन था, इसका परिचय दीजिए। तो मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। आप समझिए, मेजनी को इटली का एकीकरण, यानी एकीकरण समझ रहे हैं ना, मतलब इकट्ठा करने के लिए, लोगों को एक साथ लाने के लिए पैगंबर या मसीहा कहा जाता था। वह होने के साथ साथ जनतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा साहित्यकार। उसने गणतंत्रवादी उद्देश्यों के प्रचार के लिए 1831 में यंग इटली की स्थापना की। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव भी जान सकते हैं, यंग इटली की स्थापना किसने की भैया, मेजनी ने की। यंग इटली की स्थापना किसने की, मेजनी ने की। 1831 में यंग इटली की थी। मेजनी का उद्देश्य ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त करवाना तथा संपूर्ण इटली का एकीकरण करवाना था। क्लियर है। यानी मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता था।
वह होने के साथ साथ जनतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा साहित्यकार। उसने जनतंत्रवादी उद्देश्यों के प्रचार के लिए 1831 में क्या किया? यंग इटली की स्थापना की। मेजनी का उद्देश्य ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को क्या करना है? मुक्त करवाना तथा संपूर्ण इटली का एकीकरण करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस की 2 अपल हिथियों बताइए। अपल हिथियों, यहाँ देखिए मुख्य, ये मिस प्रिंट कर दिया, ठीक है। वियना कांग्रेस की 2 असफल विधियों की बताइए। मतलब कैसे? मतलब उपलब्धियां जो है, उपलब्धियों को बताना है। वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां, ठीक है, उपलब्धियां होगा ये, हाँ, उपलब्धियां, ठीक है, उपलब्धियां। वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताइए, ठीक है। वियना सम्मेलन की 2 मुख्य उपलब्धियां थी। कौन कौन उपलब्धियां थी? तो आइए जानते हैं। पहला है कि नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना का प्रयास किया गया। पहला क्या है कि नेपोलियन द्वारा पराजित, जो नेपोलियन जिसको हरा दिया था, ठीक है, नेपोलियन के द्वारा जो हार का सामना करना पड़ा था, राजवंशों की पुनर्स्थापना, फिर से उसको लाना राज्य में, फिर से उसको क्या करना? राज्य में लाना, पुनर्स्थापना का प्रयास किया गया, पहला है। दूसरा है फ्रांस और स्पेन में बुर्बो राजवंश को फिर से स्थापित किया गया। फ्रांस और स्पेन में जो बुर्बो वंश राजवंश था, तो उसको फिर से स्थापित किया गया। फ्रांस में लुई 18वां को राजगद्दी सौंपी गई। क्या सौंपी गई? लुई 18वां को राजगद्दी सौंपी गई। इटली में ऑस्ट्रियाई राज परिवार को सत्ता सौंपी गई। नेपोलियन द्वारा स्थापित 39 राज्यों में जर्मन महासंघ को भंग नहीं किया गया। समझिए यहाँ पे दूसरा रीजन क्या है। पहला तो है नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना का क्या करना है? प्रयास करना है, क्लियर है। दूसरा है फ्रांस और स्पेन में बुर्बो राजवंश को फिर से स्थापित किया गया। फ्रांस में लुई 18वां को राजगद्दी सौंपी गई। इटली में ऑस्ट्रियाई, ठीक है, राज परिवारों को सत्ता सौंपी गई। नेपोलियन द्वारा स्थापित 39 राज्यों को जर्मन महासंघ को भंग नहीं किया गया। इस प्रकार वियना व्यवस्था का द्वारा यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन कर पुरानी सत्ता को बहाल किया गया, ठीक है। यानी कहने के बाद इस प्रकार वियना व्यवस्था में यूरोप की राजनीति की जो परिवर्तन आया ना, तो पुरानी सत्ता को क्या कर दिया? फिर से पुरानी सत्ता मतलब जो लोग पहले से शासन कर रहे थे उसी को क्या कर दिया गया? इसमें शामिल कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? बाधाएं मतलब रुकावट, यानी जर्मनी जो एकीकरण की राह पर चल रहा था, यानी जर्मनी जो एकीकरण करना चाह रहा था, उसमें बाधाएं क्या क्या उत्पन्न हो रही थी, क्या क्या बाधाएं हो रही थी, उसके बारे में हम जानेंगे। तो कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। पहला क्या था? लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे। मतलब एक नहीं, 300 छोटे बड़े राज्य थे। किसमें? बाधाएं में। तो अगर मान लीजिए कि ज्यादा जनसंख्या है तो बाधा तो उत्पन्न होगी ही। एक को समझाने जाइएगा दूसरा रूस जाएगा, दूसरे को समझाने जाइएगा तीसरा रूस जाएगा, तो बाधाएं उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि लगभग 300 छोटे बड़े क्या थे? राज्य थे। दूसरा है इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं थी। इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक मतलब अलग अलग तरह के लोग थे, अलग अलग क्षेत्र के थे, अलग अलग पार्टी का समर्थन करते थे, अलग अलग चुनाव लड़ना पसंद करते थे, ठीक है। तो अलग अलग रहेगा तो भाई अलग अलग रहेगा तो कैसे? एक पार्टी का रहेगा फिर दूसरे पार्टी का रहेगा, उसको समझाना बहुत ही मुश्किल होता है, देखते करते होइएगा आप लोग। तो राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक, समाज में रहने वाले लोग, मान लीजिए अपने पड़ोसी से नहीं पट रहा है किसी को, समाज में कैसे पटेगा? समाज मतलब सामाजिक मतलब गांव में एक जगह एक मुश्त रहने वाले लोग, उसमें भी ये क्या था? सामाजिक था। तथा धार्मिक विषमताएं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज को इकट्ठा करना बहुत ही कठिन है, तो यही बाधाएं थी। लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे। इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं थी, क्लियर है। आगे है कि राष्ट्रवाद की भावना का क्या था? अभाव था। लोगों में राष्ट्र प्रेम था ही नहीं, ठीक है। राष्ट्र प्रेम लोग में था ही नहीं, मतलब राष्ट्र से प्रेम करना मतलब देश से कोई लगाव उगाव नहीं था, ये अभाव था ही नहीं कि हमको अपने देश से प्रेम होना चाहिए, अपने देश की संपत्ति के बारे में सोचना चाहिए, ऐसा था ही नहीं। राष्ट्रवाद की भावना का क्या था? अभाव था। चौथा है ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था। ऑस्ट्रिया का अहस्तक्षेप था तथा ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप मतलब ऑस्ट्रिया जो है उसमें बाधा डालती थी, वो बेगर मतलब का काम जो है रंगा लगाने वाला था, ठीक है। अगला है कि मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति थी। मेटरनिख जो था घोर प्रतिक्रियावादी था, ठीक है। मेटरनिख बात बात पर जो है प्रतिक्रिया मतलब किसी भी मुद्दे पर बढ़ चढ़ कर बोलना, आप पूछे नहीं और बोलते जा रहे हैं, भड़काना, ये ऐसा था। कौन? मेटरनिख। तो यही बाधाएं थी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा
अगर समझ में आया होगा तो आप इस कोर्स को क्या करिएगा, परचेज करिए। कम समय में आपकी तैयारी को पुख्ता करेंगे हम, ये हमारी गारंटी है। आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है इसलिए हम ऐसे बोल पा रहे हैं, बशर्ते लेकिन आपकी पढ़ाई में आशा करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं नहीं हुआ होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।